हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज 4 तारीख है। आज विज्ञान का पेपर संपन्न हुआ था, बोर्ड एग्जामिनेशन का। आज मैं आपके सामने 824 सीएम इस पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके 20 एमसीक्यू को मैं सॉल्व करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 में पढ़ रहे हो या कक्षा 10 में आप पेपर दे के आए हो, आप अपने एमसीक्यू को मिला लो। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा? अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में आप कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर बताओ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड और प्रति मीटर। अब देखिए, लेंस की क्षमता की बात करते हैं तो लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है। इसकी जो इकाई होती है वो मीटर या सेंटीमीटर में होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो प्रति मीटर आएगा, क्योंकि ये प्रति मीटर आ रहा है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे, इसकी जो इकाई आएगी प्रति मीटर आएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होगा। तो देखिए, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। किस तरीके से बनता है मैं उसको आपके सामने दिखा दूं। जैसे ये आपका पोल है, ये फोकस दूरी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यहां पर ये पोल के पास ये आपका दर्पण रखा है। ठीक है, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में आती है, ठीक है, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में आती है तो जो किरण होती है सेंटर कर्वेचर से ऐसे जाती है मिलती हुई। ठीक है, और ये इसी रास्ते से वापस लौट आती है। और जब इससे जाती है तो इससे जाती हुई हमें प्रतीत होती है, इससे जाती हुई प्रतीत होती है और ऐसे जाती है। ठीक है, और इसी से वापस लौट आती है। तो ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहां पर जो भी बनेगा वो सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहां पर ऑप्शन जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ये अवतल दर्पण में एक ही वस्तु है जो प्रतिबिंब के पीछे बनती है और वस्तु से बड़ी बनती है। ठीक है, अवतल दर्पण है इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है कांच का, यहां लिखा हुआ है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक को 1.5 से अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं। प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी एयर 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ये है। अब इन्होंने पूछा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, यानी जी। ठीक है, ANG होता है वैसे, ANG। अब यहां पर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो n आपका हो जाएगा 1.5, 3 × 10⁸ और ये हो आपकी वायु में कांच की चाल। यहां पे गिलास आएगा G, यानी कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, 1.5 × 3 × 10⁸ यहां पर मैं कांच में प्रकाश की चाल को G लिख दे रहा हूं। G बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ये 0 बढ़ाया, 15 दूनी 30। कांच में प्रकाश की चाल आ रही 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथे में लिखा हुआ है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है, लेकिन क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और इसमें मुख्य वजह और होती है, क्योंकि यहाँ पर बैगनी और नीला रंग, वैसे बैजानी हैप्पी नाला,
ठीक है, 7 रंग होते हैं जिसमें बैगनी और नीले रंग का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना उसका प्रकाश अधिक होता है। इस वजह से हमें प्रकाश का कलर नीला दिखाई देता है। और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है ये, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आदि कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें जो फॉर्मूला है ऊष्मा के लिए, फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। Q ऊष्मा के लिए, I धारा के लिए, R प्रतिरोध के लिए और T समय के लिए। तो यहाँ समय का कोई उपयोग है नहीं। प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आदि कर दी है, विद्युत धारा आदि कर दिया है, यानी I क्या कितना कर दिया जाए, I/2, ठीक है। तो ये कहते हैं तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम I/2 को लिख दे रहे, ठीक है, यानी ये वैल्यू यहाँ रख दे रहे और RT, तो ये हो जाएगी I²/4 RT। तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी, 1/4। इसमें ऑप्शन दे रखे दूनी, आधी, 1/4 या 4 गुनी। तो भैया 1/4 हो जाएगी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है इसका, 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता, ठीक है। एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण निर्भर नहीं करता। अब इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विद्युत धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चालक की लंबाई पर और विद्युत धारा की दिशा पर। तो भैया F बराबर IBL साइन थीटा फॉर्मूला होता है इसका, F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर I धारा हो गई, B चुंबकीय क्षेत्र हो गया और L चालक की लंबाई हो गई, ठीक है। अब यहां पर विद्युत धारा की दिशा है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन विद्युत धारा की दिशा होनी चाहिए। विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय बल का परिमाण विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। इसका ऑप्शन आप ये देख लेना कि क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से ये इसका सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिखा है बहुत कम, बहुत अधिक, परिवर्तन नहीं है और लगातार परिवर्तन। तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इस वजह से इसका मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी 7वें वाले का सी ऑप्शन है, यानी बहुत अधिक हो जाता है लघु पतन, यानी लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। यहां लिखा है C6H6 में C परमाणुओं की संयोजकता है। वैसे कार्बन की परमाणु संयोजकता 4 होती है, ठीक है। कार्बन की परमाणु संयोजकता 4 है, ठीक है। ऑप्शन इन्होंने दे रखा है C है, ऑप्शन इसका C 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है प्रबल बेस, ठीक है। इन्होंने प्रबल क्षार नहीं लिखा, बेस लिखा है। अब इसमें 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, NaOH, NH4OH, CuOH का होल ट्वाई, AlOH का होल ट्राई। तो NaOH को छोड़कर ये प्रबल बेस है, बाद बाकी ये चारों ही दुर्बल क्षार है, ठीक है। CuOH का होल ट्वाइस, NH4OH और AlOH का होल ट्राई, ये तीनों ही दुर्बल क्षार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहां पे लिखा है डॉट डॉट, एक खाली स्थान करके इन्होंने क्वेश्चन दिया है, को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो भैया कैल्शियम कार्बोनेट C6H12O6 PbNO3 का उल्टवाय और Na2CO3, तो इन तीनों से कोई गैस नहीं, इन तीनों से ऑक्सीजन नहीं मिलती, सिर्फ PbNO3 के होल ट्वाइस से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो मैं रिएक्शन आपके सामने लिख दे रहा हूं कि किस तरीके से हमें ये मिलती है ऑक्सीजन। 2PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू PbO, ठीक है, PbO ये ऑप्शन हो गया, फिर 2PbO प्लस 4NO2 और प्लस O2,
ये रिएक्शन आपके सामने आएगी, यहां पर ये ऑक्सीजन गैस आपकी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है साधारण ताप पर द्रव धातु है, तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कमरे के तापमान से अधिक ये द्रव अवस्था में रहती है। कौन सी धातु है? इसे पारा कहते हैं, जिसे Hg के नाम से बोलते हैं। 11 का डी है पारा यानी Hg। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है आपको? पारा Hg। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जरा समझ लीजिए आप। अवक्षेपण अभिक्रिया, ये पहली बार क्वेश्चन आया। वैसे योगात्मक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है, ये इस तरह की अभिक्रियाएं पूछी जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन पहली बार आया अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको समझें जरा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय, यानी अविलेय का मतलब है जो घुलता नहीं है, जो बैठ जाता है, अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अब इसमें जो इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन है ये BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। ये तो अवक्षेपण, ये वाला जो पदार्थ है जो अविलेय है, ये बैठ जाता है। BaSO4 तलीमर सॉलिड स्टेट में ये बैठ जाता है, जम जाता है एक तरह से। यही आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये पहला ऑप्शन है, 12 का ए पार्ट है इसका ये आंसर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र क्या होगा? IUPAC है। IUPAC अगर आपको सीखना हो तो मेरी 4-5 वीडियो पड़ी हैं IUPAC से रिलेटेड, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप उससे देख लीजिए, जिससे आप IUPAC को सीख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र है, तो ब्यूटेनॉल का अणुसूत्र क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ पर वैसे इसका फॉर्म है C4H10O, ब्यूटेनॉल लिखा है। ठीक है, ब्यूटेनॉल 2, तो इसका फॉर्मूला है C4H10O। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा CH3CHOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। देखो यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, यहाँ पर 4 कार्बन है, ये आपका ब्रैकेट में बंद है। 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और 10 3 4 5 2 7 और 3 10। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। इसमें ब्यूटेनॉल 2, 13 का ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? 14वां क्वेश्चन है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल हमें चाहिए, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल चाहिए जिससे पेड़ पौधे हरे बने रहें, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। यानी ऑप्शन 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें CO2 लिखा है, H2O लिखा है, CO2 लिखा है, H2O लिखा है, क्लोरोप्लास्ट लिखा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये जरूरी है एक पेड़ के लिए, एक पौधे के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन नामक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन नामक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 का बी ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस कराया, तो प्राप्त प्रथम संतान में लंबे और बौने पौधों का परसेंटेज कितना था? तो मेंडल ने सबसे पहले, यानी पहली पीढ़ी, यानी उसके जनकों के साथ जब क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी से कैसे पौधे बने, ये क्रॉस कराया। तो यहाँ पर टी इस तरह से हमें ये मिले, और ये दोनों में ही एक गुण आया जिसमें 100% लंबे पौधे मिले। क्या? 100% लंबे पौधे का इनके अंदर गुण आया। ठीक है,
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 17, निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है? तो इसमें लिखा है हरे पौधे, ताप, वायु, खनिज। तो हरे पौधे का पारितंत्र होता है हमेशा, हरे पौधे होते हैं जैविक घटक का पहला, हरे पौधे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा हरे पौधे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं फेफड़े में, यकृत में, हृदय में और स्टोमेटा में। तो मैं आपको बता दूं स्टोमेटा में पाए जाते हैं। स्टोमेटा यानी पौधों, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, जल का विनिमय करने के लिए, रसायन को संतुलन करने के लिए ये छिद्र पौधों के वायु का विनिमय करते हैं। ये इस तरह से पोजीशन होती है, तो ये काम स्टोमेटा का होता है, स्टोमेटा, और ये बोली जाती है द्वार कोशिकाएं, ठीक है। तो स्टोमेटा इसका ऑप्शन सही है 18 का सी, ठीक है, 18 का सी स्टोमेटा। स्टोमेटा है पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के भागों पर पाया जाता है, पत्तियों के चेहरे पर छिद्र होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। जो वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, रसायन है, जल है, उसको ग्रहण करने का कार्य करता है स्टोमेटा, पेड़ पौधों की पत्तियों। और ये तीनों ऑप्शन शरीर के भाग हैं, जबकि स्टोमेटा एक पौधे का एक विभिन्न विशेष अंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह से उपस्थित ओजोन गैस होती है, एक ओजोन गैस का आवरण है 15 से 30 किलोमीटर के मध्य में, जिसे सूर्य से आने वाली विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से वह रोकता है। वह एक आवरण है जिससे वह किरणों को वह रोकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सुमेलित है? अब है विखंडन, अमीबा, खंडन, बायोफिल्म, मुकुलन, स्पाइरोगायरा और कायिक प्रवर्धन और हाइड्रा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, विखंडन और अमीबा। विखंडन आपका विभाजन है और अमीबा एक कोष की जंतु है, तो ये तो सुमेलित हो नहीं सकता। सुमेलित का मतलब होता है आपस में इनका रिलेशन क्या है, इनका अटैचमेंट क्या है, ठीक। सबसे पहला ऑप्शन है 20 का ए में। तो 19 में आपको मैंने बताया नहीं, 19 में आपका अल्ट्रावायलेट किरण है, पराबैंगनी किरणों से ये बचाता है, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, पराबैंगनी, ठीक है। अब 20 में जो ऑप्शन लिखा है विखंडन और अमीबा। विखंडन माने होता है विभाजन और अमीबा है एक कोशिकीय जीव, ठीक है। विखंडन विभाजन है और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इनमें कोई भी रिलेशन है नहीं इनमें। दूसरा है खंडन और ब्रायोफिल्म। खंडन और विभाजन एक ही बात है, और ब्रायोफिल्म होता है एक तरह से एक पेड़ की पत्तियों से ही एक अगला पौधा बन जाता है, तो ये भी इनका भी कोई इसका आपस में संबंध नहीं है। मुकुलन और स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, काई है, और मुकुलन एक पौधा है, ठीक है, एक पौधों के विशेष भाग है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन आता है कायिक प्रवर्धन और हाइड्रा। तो ये कायिक प्रवर्धन और हाइड्रा है, यह एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें जीव बिना यौन संचार के एक नए जीवों का निर्माण करता है, ठीक है। जबकि हाइड्रा यह जलीय जीव है, यह मीठे पानी में पाया जाता है और कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन करता है, यानी बिना कायिक प्रवर्धन के हाइड्रा प्रजनन नहीं कर सकता। तो यहां पर कायिक प्रवर्धन का अटैचमेंट हाइड्रा से है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन और यहां पे है हाइड्रा, ठीक है, इनका आपस में अटैचमेंट है, क्योंकि ये प्रजनन क्षमता हाइड्रा को देता है, जिससे हाइड्रा प्रजनन करने में, जीवों का निर्माण करने में सहायक होता है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये जरूर बताओ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।